प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से तीसरा और अंतिम अध्याय मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। आगे इनका उपनाम है। आगे अर्थात जिसको जाना न जा सके। तो कुछ ऐसी ही प्रकृति के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, जिनका उपनाम आगे पड़ा है। इनके लेखन को और इन्हें भी आसानी से जाना नहीं जा सकता। आइए इनकी ये रचना पढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। वो खुद जानना चाहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक हैं। पाठ शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। जो उनका आंतरिक जीवन है उससे ये संबंध रखता है। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसों का हमें स्पर्श करना है जिन्हें दूसरों के लिए जानना उपयोगी हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध की ये विभीषिका आप देख रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर, जिन पर अमेरिका ने परमाणु बम से विनाश किया था। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। पहला जवाब तो यह कि वो खुद जानना चाहते हैं कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, और यदि मैं लिखूँगा नहीं तो इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर भीतरी जो व्यवस्था है उसको पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए और तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। लेखक ने बताया है कि मैं भी आंतरिक जो अंदर की व्यवस्था है उससे मुक्ति पाने के लिए और तटस्थ भाव से उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, सभी जो रचनाकार होते हैं, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, और सभी कृतियाँ कृति नहीं होती है, न उनका जो सब कुछ लिखा हुआ है वो कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है कि किसी को कुछ ख्याति मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी। कुछ बाहर की व्यवस्था के कारण भी लिखते हैं। कुछ संपादकों के आग्रह करने से लिखते हैं, तो कुछ प्रकाशकों के तगाजे के कारण लिखते हैं। कुछ आर्थिक व्यवस्था आवश्यकता के कारण लिखते हैं, धन के लिए लिखते हैं। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति, कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष, भीतर का जो प्रकाश है उसी का निमित्त होता है, कारण बन जाता है। तो दूसरा ये भी होता है कि जो बाहर का दबाव होता है वो वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह तो मानो भीतर का प्रकाश है जो उसका कारण बनता है। उन्मेष दीप्ति या प्रकाश, और निमित्त होता है कारण। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। आम जीवन में आप देखते हैं यही होता है। अलार्म भर के सो जाते हैं, और अलार्म से पहले यदि आँख खुल गई तो हम खड़े नहीं होते, इंतज़ार करते हैं कि वो 5 कब बजेंगे और कब अलार्म बजेगा, तब खड़े होंगे। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ
उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखक कहता है कि मैं इस सहारे के वशीभूत नहीं हूँ, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती, अड़चन भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूँ तो कहूँ कि सवेरे उठ जाता हूँ अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मुझे तो अपने आप ही सुबह सवेरे आँख खुल जाती है, लेकिन अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं, कोई बाधा नहीं। यह भीतरी व्यवस्था, हमारे अंदर की जो व्यवस्था है वो क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, इसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती ये बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए कविता की चर्चा करेंगे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। लेखक अगेजी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है, अर्थात विज्ञान विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस पीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, पर फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती, उसके बाद के प्रभावों का भी मैंने विवरण पढ़ता रहा कि भाई अब क्या क्या प्रभाव पड़े उस रेडियो धर्मिता के कारण। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ तो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। ऐसा उन्होंने भारत की पूर्वीय सीमा पर भी देख लिया था, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं। जापान जाने का अवसर इनको मिला है, तब इन्होंने हिरोशिमा भी ये गए। अगेजी जापान गए तो हिरोशिमा शहर भी गए और वहाँ पर वह अस्पताल भी इन्होंने देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ होती है। अनुभव से जो अनुभूति है वो गहरी चीज़ होती है, कम से कम कृतिकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। अनुभव तो घटित होता है। अनुभव क्या होता है? घटित, घटना पर आधारित होता है, लेकिन जो अनुभूति होती है वो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है, जान लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। हिरोशिमा में ये गए, वहाँ सब कुछ देखा, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा, कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुक गई होंगी, अवरुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी इस दुर्घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई। तो सारी जो कहानी है इन्होंने इस पत्थर के कारण वो इस कहानी को लिख पाए। ट्रेजेडी होती है दुखांत घटना। आप ये चित्र देख सकते हैं,
तो यहाँ इस पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा और जैसे ही परमाणु बम के रेडियोधर्मी पदार्थ आए तो ये पत्थर व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया और ये आकृति जो है इस तरह से पत्थर पर बनी रह गई। तो लेखक ने इस पत्थर को देख करके अपनी कविता, अपनी बात को कहा है। इस छाया को देख करके, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, एक झटका सा लगा, बिना आवाज़ के इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा अचानक एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में मैं अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब इन्हें अनुभूति हो गई कि कितनी दुखांत, कितनी भयानक ये दुर्घटना थी। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं लिखी कविता, भारत लौटकर लिखी और रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। उस घटना को याद करके लेखक ने ये कविता, जब वो भारत आ गए थे तो एक रेलगाड़ी में बैठे बैठे कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, अनुभूति के कारण जन्मा है। यही मेरे निकट महत्व की बात है, यही मेरे नज़दीक की और महत्व वाली बात है। यहाँ ये जो पाठ है छोटा सा, जिसमें उन्होंने विज्ञान की जो विनाश की गाथा है उसको गाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट किए थे, जिससे दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का विराम माना जाता है। यहाँ आगे अभ्यास प्रश्न है, इन्हें हम अभी करेंगे। 1959 में प्रकाशित अरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित आगे की हिरोशिमा कविता यहाँ दी जा रही है, जिसकी उन्होंने चर्चा की है कि रेल में बैठ कर के उन्होंने ये कविता लिखी। आइए इसे हम पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जूं अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वे उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य शौक लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है, गवाह है। आइए प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। बड़ी प्यारी कविता उन्होंने हिरोशिमा लिखी है। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा तुलना में जो अनुभूति है वो उनके लेखन में अधिक मदद करती है, क्यों? जवाब है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव घटित का होता है, जो घटना घटती है उसका होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आँखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। उनका मानना है कि जब भीतर की अनुभूति बुद्धि से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आती है, तब वह लेखक को लिखने को विवश करती है। भावनाओं को वह खुद शब्दों को रूप देने लगती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? जवाब है, अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने एक पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। वे विज्ञान
विषय के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। प्रश्न 3 का प्रश्न क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ? इसके आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। जवाब है, लेखक की आंतरिक व्यवस्था उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी व्यवस्था? आंतरिक व्यवस्था। लेखक व्यवस्था को पहचान कर उसे लिख देता है और उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से वे अपनी व्यवस्था को तटस्थ होकर देख और पहचान पाते हैं। तीसरे का ख प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। जवाब है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित करते हैं। जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने इसके बारे में लिखा। बहुत सारी रामायणें लिखी गई हैं। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है संस्कृत भाषा में। उसके बाद तुलसीदास ने रामायण लिखी है, आनंद रामायण लिखी गई है। बहुत सारी रामायण है। रामायण शतकोट अपारा, ऐसा कहा जाता है कि 7 करोड़ रामायण है। अन्य लेखकों के अपने सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए रूप में ढाला। महाभारत भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मा अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव की महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? जवाब है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मा अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है, कुछ प्रसिद्ध लेखक संपादकों के आग्रह से लिखते हैं और कुछ प्रकाशकों की ज़रूरत के अनुसार लिखते हैं। कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी लेखन कार्य करते हैं। तो ये कई कारण होते हैं लिखने के। पांचवा प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है ताकि वे अच्छी फिल्म का निर्माण कर सकें। गायक गायिकाएं और नर्तक पर आयोजकों का साथ साथ श्रोताओं का भी दबाव रहता है। चित्रकार पर उनके ग्राहकों का दबाव रहता है कि वे अच्छा चित्र बनाएं। खिलाड़ियों पर उनके प्रबंधकों और दर्शकों का दबाव होता है। तो दबाव तो हर क्षेत्र में होता ही है। छठा प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः एवं बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आप कैसे कह सकते हैं? जवाब है, लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वे हिरोशिमा भी गए। उन्होंने वहां पर अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई, परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। ये लेखक का आंतरिक दबाव था। चूँकि लेखक विज्ञान के छात्र थे तो वह हिरोशिमा की त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे। इसीलिए कुछ अलग लिखने की चाह लेखक का बाह्य दबाव हो सकता है। सातवां प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस किस तरह से हो रहा है? जवाब है, हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप में हो रहा है। असंख्य मात्रा में चल रहे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। विज्ञान के विकसित होने की वजह से आतंकवादी भी आजकल गोली बम का निर्माण कर सकने में सक्षम हैं और वे दुनिया में बम विस्फोट कर तबाही मचा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण हत्या की आधुनिक तकनीक से
गर्भ में हत्या कर दी जाती है। किसान जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, परंतु उसमें लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। ये विज्ञान के ही दुरुपयोग हैं। विकसित चिकित्सा की मदद से गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण का व्यापार भी फल फूल रहा है। 8वां प्रश्न है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? जवाब है, देश के एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं। नंबर 1, बिजली के अनावश्यक प्रयोग को रोककर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। विज्ञान द्वारा उपजी समस्याएं जैसे वायरस को हम दूसरों तक न फैलाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हम रैलियों, मीडिया, सेमिनार के माध्यम से समाज में विज्ञान द्वारा उत्पन्न बुराइयों जैसे भ्रूण हत्या, गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण आदि को रोक सकते हैं। हम किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करके जहरीले रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो माध्यमिक परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? माध्यमिक परीक्षा 2030। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। नंबर 1, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का, दिल्ली के दंगों का, भोपाल की गैस दुर्घटना का, एक सुखद अनुभूति जो दुख में बदल गई। तो हमें पता है ये हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट की त्रासदी है, उसकी विभीषिका का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। एक और प्रश्न है, जापान में अगे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022। जवाब है, लेखक सच्चिदानंद जी जापान यात्रा के समय हिरोशिमा भी गए थे, जहां पर विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। लेखक ने वहां के लोगों की त्रासदी को देखा, उसे अनुभव भी हुआ कि लोग रेडियम पदार्थ से किस प्रकार प्रभावित थे, पर अनुभव पर्याप्त नहीं होता। अनुभूति कहीं गहरी संवेदना होती है जो कल्पना के सहारे सत्य का भोग लेती है। तब लेखक ने अनुमान लगाया कि विस्फोट के समय कोई आदमी वहां खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियमधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध गई होंगी, जिन्होंने आगे बढ़कर पत्थर को झुलसा दिया और आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। तो यहाँ हमारा ये जो अध्याय है पूर्ण होता है। तीसरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं।